तो सर ये रूंगटा डेवलपर्स इसकी शुरुआत आपने कब की? ये सन 2000 की बात है। तो 22 लाख रुपया नेट लॉस और मेरी पूरी पूंजी 11 लाख की। बच्चे भी थे, परिवार भी पालना था, व्यापार भी करना था। 2012 में मुझे थोड़ी सी पर तबीयत खराब हुई थी, तो मैं मुंबई डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप काम क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया शेयर बाजार का काम है और ज़मीनों का काम। तो उन्होंने कहा आप पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जब छोड़ना है तो उसको फाइनल के लिए आज से मैं शेयर बाजार काम नहीं करूँगा। प्रोजेक्ट हमारे अभी रिंग रोड में बहुत बड़ा मार्केट लेके आ रहे हैं। सूरत का रिंग रोड का सबसे बड़ा मार्केट है वो। सर किसी भी इंसान को अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आना हो, डेवलपर बनना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करें, कोई भी बिजनेस में अगर किसी को सक्सेस होना, जी, कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूं आज एक नए सुपर गेस्ट के साथ। कुछ लोग इमारतें बनाते हैं और कुछ लोग शहरों की पहचान बन जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इंसान से करवाने वाला हूं जिन्होंने एक ऐसा बिजनेस बनाया, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहां पर हर इंसान आज सपना देखता है और उनके जैसा बनना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं आज रूंगटा डेवलपर्स के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर अनिल रूंगटा जी से और जानेंगे कैसे कोई भी एक आम इंसान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड बना सकता है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप हैं कौन, कहाँ से हैं और कब आपने इस रूंगटा डेवलपर्स की शुरुआत की? मैं बेसिकली राजस्थान झुंझुनू जिले से हूँ जी, एक छोटा सा गांव मंडरेला। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई पिलानी से की थी, काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी आगे है पिलानी। बचपन से एक सपना रहा था कि कभी गांव छोड़ करके बहुत आगे जाएंगे। कॉलेज में एनसीसी में मेरा नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। गणतंत्र दिवस पे परेड के लिए मेरा फिजिकल बहुत फिट था। मेरे बाद जो दूसरे आदमी का जो सिलेक्शन था वो रात में मेरे पास हॉस्टल में आया। उसने मुझे कहा कि तुम्हें करना क्या है जिंदगी में? जी। मैंने कहा मुझे बिजनेस करना है। तो बोले जब आपको बिजनेस करना है तो ये जगह मेरे लिए छोड़ दो। अच्छा। आप छोड़ दोगे तो मुझे व्यापार तो मुझे करना नहीं है, मुझे नौकरी इजीली मिल जाएगी क्योंकि उसमें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता थी जी। तो मैंने वो छोड़ा था। तो उस वक्त से जब कॉलेज में पढ़ता था तो गेम्स में, पढ़ाई में, सब में मैं टॉपर ही रहा था। मैथ्स में हमेशा 100% मार्क्स आते थे। कभी मुझे सिर्फ 3 घंटे अगर कोई बुक्स पढ़ लेता था तो उसके बाद वो पूरी बुक्स याद हो जाती थी। अच्छा। इसलिए कभी एग्जाम में भी मुझे दिक्कत नहीं आती थी। मार्क्स भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी उस टाइम की भी। ग्रेट। लेकिन एक सपना था कि गांव से निकलकर कैसे, किस तरह से हम शहर में जाए। जी। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे। उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो कुछ समय गांव में रहा। फिर 1995 में 6 दिसंबर 1995 को मैं सूरत आया। अच्छा। बिजनेस का सपना लेके। चूंकि राजस्थान का एक छोटा गांव था और राजस्थान में आमदनी बहुत ज्यादा थी नहीं, बारिश की वहाँ समस्या रहती है, खेती बाड़ी की समस्या रहती है। तो यहाँ आने के बाद सिर्फ 70,000 रुपये लेके आया था वहां से। एक दुकान स्टार्ट की उससे, कपड़े की दुकान, क्योंकि ज्यादातर मारवाड़ी जो है वो सब कपड़े में थे जी। 2-3 साल में मैंने 3 लाख रुपए कमाए होंगे। फिर मैं गांव चला गया, पीछे से रोहित मार्केट में मेरी दुकान थी। अच्छा। तो एक दिन उसे फायर लग गई और जो था वो सारा जल गया। इंश्योरेंस था नहीं तब, तो वापस जीरो। फिर वापस काम स्टार्ट किया वहां से आने के बाद। लेकिन उस समय काफी सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया पैसा उधार लेने में। धीरे धीरे करके 3-4 सालों में मैंने टोटल पूंजी मेरी 11 लाख रुपए बनी। एक दिन हम दुकान पे बैठे थे और एक मेरे दोस्त है, उन्होंने कहा कि आपको शेयर बाजार का नॉलेज है? अच्छा। मैंने कहा नहीं। तो बोले आपको मैं टिस्को के शेयर दिलवाता हूँ, आप उसमें पैसा कमाओगे।
तो उस पर ट्रस्ट किया, मैंने कहा ठीक है दिलवा दो। तो उसने 1000 शेयर टिस्को के दिलवा दिए। अब सौभाग्य से जिस दिन वो टिस्को का शेयर लिया, दूसरे दिन वो 10 रुपये बढ़ गया और 10,000 रुपये मुझे आ गए। अब बिना कुछ किए 10,000 रुपये आ गए। अच्छा लगा। फिर वो बोला कि आज आपको मैं टेल्को का शेयर दिलाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा 5,000 ले लो। 5,000 से ले लिए और दूसरे दिन वो घट गया, तो उसे 25,000 रुपये का लॉस हो गया। अब बहुत मेहनत मजदूरी से कमा रहे थे और उसमें 15,000 रुपये नेट लॉस हो गया। फिर वो 15,000 कमाने के लिए फिर सौदा किया, थोड़ा कमाया होगा, फिर उसके बाद एक दिन मुझे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा। 1.5 लाख कवर करने के लिए फिर थोड़ी मेहनत की, 50-40 हजार वापस कमाए, फिर एक दिन 4.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। जब पूंजी आपकी 11 लाख रुपए हो और 4.5 लाख का लॉस हो जाए तो आपको सोचना पड़ता है। मैंने थोड़ा शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे वहीं से कमाना था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे 24 लाख का लॉस हुआ। 24 लाख का लॉस एक ही दिन में। एक दिन में। और मेरा उनके पास, जो हमारे ब्रोकर थे, उनके पास सिर्फ 2 लाख रुपए जमा था। ये सन 2000 की बात है। तो 22 लाख रुपया नेट लॉस और मेरी पूरी पूंजी 11 लाख रुपए। बच्चे भी थे, परिवार भी पालना था, व्यापार भी करना था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भी आप बोल दो कि मैंने ये सौदे ही नहीं किए हैं, शेयर बाजार में काम ही नहीं किया है, फोन पे किया था या फिर उल्टा किया है, आप मांगो उनसे। तब मुझे एक संत का वचन याद था कि कभी हमें झूठ बोलना नहीं है, ईमानदारी से आगे चलना है। तो मैंने उनको कहा पैसा तो मुझे लगा है, तो मैं उनको पैसा दूंगा भी। तो कुछ मित्रों से थोड़ा पैसा लेके उसको 2 दिन में हमने पूरा पैसा दे दिया। लेकिन मुझे वापस चुकाना था और मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं इमीडिएटली उनको चुका पाऊं। तो उस टाइम मैंने 6 महीने सोया भी नहीं होगा ढंग से। 6 महीने मैंने पूरी मेहनत की, शेयर बाजार को पूरा समझा कि वो क्या होता है। जब मुझे ये लगने लग गया कि मुझे इसमें मेरी मास्टरी हो गई, तो फिर वो शेयर बाजार में 6 महीने बाद एक दिन धीरे से 5,000 का ट्रेड किया, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं था। 5,000 रुपये आ गए। अगले दिन मैंने धीरे से 10,000 का ट्रेड किया, 10,000 आ गए। धीरे धीरे मेरे दिमाग में वो सेट होता गया कि हाँ, मैं जो सोचता हूँ वो एकदम परफेक्ट हो रहा है। बस उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर उसमें से प्रतिदिन ऐसे दिन भी आए कि करोड़ों रुपए एक दिन में हम कमा लेते थे शेयर बाजार। तो वहां से जो पैसा आता था कंस्ट्रक्शन लाइन में, जमीनों में डाल देता था उसके बाद। तो सर, ये रूंगटा डेवलपर्स, इसकी शुरुआत आपने कब की? जब जमीनें में ले रहा था तो जमीनों में भी तेजी थी और शेयर बाजार से भी पैसा कमा रहा था। मेरा पूरा समय तो शेयर बाजार में चला जाता था। 2012 में मुझे थोड़ी सी पर तबीयत खराब हुई थी, तो मैं बॉम्बे डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप काम क्या करते हो? तो मैंने उनको बताया शेयर बाजार का काम है और जमीनों का काम है। तो उन्होंने कहा आप पैसा कमाना चाहते हो या अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? अच्छा। मैंने उनसे कहा कि जिंदगी के लिए पैसे हैं, पैसे का क्या करेंगे? तो बोले ये दोनों में से एक काम छोड़ दो। अच्छा। इतना अगर आप दिमाग पे इतना मोटिवेशन लोगे तो आपकी लाइफ में आगे तबीयत खराब हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। मैंने जब यहाँ आया तो मैंने 8 साल का रिकॉर्ड निकाला अपने सारे क्लाइंटों का। मैं एनएससी का मेंबर ब्रोकर भी हूँ। तो एनएससी, बीएससी, एनसीडीएल, सीडीसीएल सबके मैं मेंबर था। फिर मेरे पास में एंजल, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान सबके बोर्ड भी थे। तो मैंने 8 साल का रिकॉर्ड निकाला कि मेरे क्लाइंटों का क्या इसमें रहा है आज तक। तो मैंने ये महसूस किया कि अधिकतर क्लाइंटों ने नुकसान किया और वो नुकसान सरकार के पास टैक्स के रूप में चले गया या हमारे पास ब्रोकरेज के रूप में या जो हम ट्रेडिंग करते थे उसके रूप में हमारे पास आ गया। तो मुझे लगा कि हम इनको कुछ प्रोडक्ट तो देते नहीं है, खाली उनकी जेब का पैसा आ रहा है, तो आज से नहीं करूंगा। अच्छा। जब छोड़ना है तो उसको फाइनल के लिए आज से मैं शेयर बाजार काम नहीं करूंगा। व्यापार बिल्डिंग लाइन करते हैं, उसमें हम उनको फ्लैट देते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं जी, दुकानें बेचते हैं। तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि मैं कुछ लेके आया हूँ, इसलिए उसको फिर से मैंने काम नहीं किया। और ये कब की बात है सर? 2014 की। मतलब रूंगटा डेवलपर्स हमने 2014 में चालू किया। 2012 से ऐसे स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2014 के बाद उसको कंटिन्यू किया, लगातार बढ़ाया बनाया। तो सर, क्या इसके पीछे का यही विचार था कि भाई हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट फिजिकली दें
क्योंकि ब्रोकिंग के अंदर तो हम कोई फिजिकली प्रोडक्ट दे नहीं रहे थे। हाँ 100% ये विचार था। यही विचार था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो बच्चों को भी मुझे शेयर बाजार में नहीं डालना था। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मुझे लगा कि ये काम ठीक है, जमीनें थी तो प्रोजेक्ट बनाओ भेज दो। तो आज रूंगटा डेवलपर्स कहाँ है सर? आज कितना बड़ा है? अभी तो आपको ज्यादा पता है। भगवान की दया है कि हम कंटिन्यू हर बिजनेस में सफल रहे हैं। मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद हम जब गांव में छोटी सी दुकान की थी वो भी अच्छी रही। जब मैं कपड़े का काम करता था तो भी इंडिया के जितने बड़े व्यापारी थे, गोवर्धन साड़ी सेंटर कानपुर का बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा होलसेलर था, जे फिर जालान ब्रदर्स बनारस में, ऐसे जितने बड़े होलसेलर थे सबसे मेरा काम होता था। जब स्टॉक मार्केट में काम किया पर इंडिया का 2% काम अकेला करता था पर डे का। तो हर बिजनेस में मेरा सक्सेस रेशियो तो रहा ही है, इसमें भी सक्सेस रहे। राइट। आज सूरत में सभी लोग जानते हैं। सर कितने प्रोजेक्ट हमने अभी तक सूरत में डिलीवर किए हैं? लगभग 10 प्रोजेक्ट। 10 प्रोजेक्ट, और इसमें कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल? हाँ, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सब। और अभी आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट हम और लेकर आ रहे हैं? प्रोजेक्ट हमारे अभी रिंग रोड में बहुत बड़ा मार्केट लेके आ रहे हैं। सूरत का रिंग रोड का सबसे बड़ा मार्केट है वो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल हमारा अभी चालू ही है, वो भी बहुत बड़े बड़े लगभग 200 बीघा 300 बीघा ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ग्रेट, बढ़िया। सर किसी भी इंसान को अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आना हो, डेवलपर बनना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस में अगर किसी को सक्सेस होना है जी, तो उसमें ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए। उसका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। कभी ग्राहक को ठगने का सोचना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उसके सामने हम पैसा ले रहे हैं जी, तो वो लेने वाला खुश रहना चाहिए कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट दिया है। राइट। चाहे वो कोई भी व्यापार क्यों ना करे, लेकिन जब तक आपकी उसमें ईमानदारी नहीं होगी आप सक्सेस नहीं हो सकते। ग्रेट, बढ़िया। सर बहुत टाइम पहले मैं एक बार ऐसे ही सैलून में गया था, तो सैलून में मैंने हेयर कटिंग करवाई। मैंने उसको 100 का नोट दिया, तो उसने मुझे 50 रुपए दिए, मैंने जेब में रखे। फिर उसके बाद फिर 50 रुपए दिए और फिर उसने 20 रुपए मुझे और दिए। तो जब ये पैसा मैंने लिया तो मेरे हाथ में, तो मेरे दिमाग में एक दोहा कबीर का चलने लगा, और वो दोहा था, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो आपने जो बोला कि किसी को ठगने की हमें सोचना भी नहीं चाहिए व्यापार में। किसी को ठगते हैं तो ठग कहलाते हैं, राइट, और ठगाते हैं तो ठाकुर कहलाते हैं। हाँ। ग्रेट, बढ़िया। सर आज के जो व्यापारी हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलते हैं, और खास करके सर हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये लोग भी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आज के वो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद वो ग्रो कर क्यों नहीं रहे हैं? देखिए व्यापार करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत की चीज है, पहला विजन। जब आप इतना बर्तन लेके बैठोगे तो उसमें उतना ही दूध आएगा, इतना बड़ा लोगे तो उतना ही बड़ा दूध, उतना ज्यादा दूध आएगा। तो जितना आपका विजन बड़ा होगा उतना ही आप ग्रो करोगे। पहले तो विजन आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस विजन पे काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो। और तीसरी जो चीज है संबंध, आपको वो विजन सक्सेस करने के लिए आपके रिलेशन होने चाहिए, संबंध होने चाहिए उस तरह के लोगों से। आप मिलो उनको, उनसे, और एकदम अगर आप ईमानदारी के साथ और अगर आप एकदम जेन्युइन होकर के अगर आप बात करते हो ना, तो हर आदमी आपको जरूर कहीं न कहीं सपोर्ट करता है, और कायनात भी सपोर्ट करती है। राइट, लेकिन अगर मन में कुछ और है तो दिक्कत आती है। राइट, विजन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। राइट। दूसरा क्या है कि जब तक आपकी, दो तरह के लोग बिजनेस में सक्सेस होते हैं। एक जिनको खाने की दिक्कत हो, उनको खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और एक जिनका विजन हो। तो जिनका विजन होगा वो अपने विजन को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि बस ठीक है मेरा चल रहा है, तो वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। राइट। तो सर विजन बनाए कैसे? देखिए विजन बनाने के लिए आपको बहुत सारे मोटिवेटर स्पीकर होते हैं, आप अच्छे अच्छे संतों को सुनिए, और आप एक कल्पना करो कि आपको जिंदगी का एक एम बनाना पड़ता है। व्यापार एक अलग चीज है, लेकिन हर इंसान जब धरती पे आता है तो ईश्वर ने उसे भेजा है यहाँ पे,
उसका भी एक विजन है, उसको भी अपना जिंदगी का एम पता होना चाहिए कि मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूँ, किस तरह से जी रहा हूँ और उसका उद्देश्य क्या है। जिंदगी हम जी रहे हैं, इंसान एक ऐसा है कि जो खुद के लिए तो पशु पक्षी जितने हैं वो सब जीते हैं, हर प्राणी खुद के लिए तो जी सकता है, वो भी पेट भरते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि दूसरों की सेवा भी इसमें कर सकता है। राइट। तो हम अपनी जिंदगी के पीछे दो उद्देश्य होते हैं, या तो खुद के लिए जियो या किसी और के लिए जियो। राइट। जितने महान पुरुष हुए उन्होंने दूसरों के लिए जिंदगी जी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है जी। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया है, घर छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को त्याग दिया है। तो या तो आप दूसरों के लिए जियो या खुद के लिए जियो, और जब आप खुद के लिए जीते हो या दूसरों के लिए जीते हो तो आप अपना एक विजन नक्की करते हो कि मुझे ये बनना है, इससे मुझे ये फायदा होगा। राइट। हम बिजनेस में पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कमाते कि पैसा कमाते रहना है, पैसा कमा के उसका सदुपयोग कैसे करें, राष्ट्र और समाज के हित के लिए वो कैसे उपयोगी है, वो हम पूरा विजन रखते हैं। राइट। राइट सर, अक्सर कर मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मैंने एक चीज देखी हुई है सर कि जो अपनी लाइफ में बहुत सफल होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, और जो अपनी जिंदगी में थोड़ा कुछ कर लेते हैं वो बड़ा अकड़ के चलते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, जो सक्सेस होते हैं कुछ तो गुण उनमें होते हैं और विनम्रता उसमें मुख्य गुण होता है। इस धरती के ऊपर अगर कोई भी इंसान जो घमंड रखता है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती का बहुत छोटा स्थान है, असंख्य यहाँ पे धरतियां है, और उस धरती के ऊपर हमारे शहर का एक बहुत छोटा सा स्थान है। राइट। और उस शहर में अगर हम गिनने जाए, हम सूरत की बात करें तो 90 लाख की आबादी है, उसमें हमारा एक बहुत छोटा सा स्थान है। हम एक बंगलो बना लेते हैं, एक मकान बना लेते हैं, 2 गाड़ी खरीद लेते हैं, थोड़े पैसे कमा लेते हैं और अभिमान में आ जाते हैं, जबकि जिंदगी का पता नहीं होता है। तो ये तो घमंड तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, विनम्रता ही होनी चाहिए। और देखिए, जो इंसान आगे बढ़ता है कुछ ये उसमें गुण होते तभी वो आगे बढ़ पाएगा, अगर वो घमंड करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। राइट। क्योंकि सर कई बार हम बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलते हैं तो मैंने ये चीज़ देखी हुई है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत सफल होते हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी में कर चुके होते हैं, हासिल कर चुके होते हैं, उनको जब कोई चीज़ सीखने की बारी आती है तो वो राइटिंग पैड पेन लेकर बैठ जाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जिनकी एक छोटी दुकान है, एक छोटा बिजनेस है, एक छोटा सी फैक्ट्री है, उनको जब मिलने के लिए जाओ, उनको कुछ सिखाने के लिए जाओ तो बोलते हैं मुझे सब आता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत तभी वो वहाँ है और तभी वो वहाँ पे है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो यही है। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, पूरी जिंदगी आप सीख सकते हो। और दुनिया में इतना ज्ञान है कि आप अपनी पूरी लाइफ दे दो तो भी खत्म तो होने वाला नहीं। राइट। मतलब एक चीज कहावत जो है सर, अधजल गगरी छलकत जाए, कि आधा अधूरा ज्ञान वाला इंसान ज्यादा शोर करता है। तो कहीं ना कहीं तो सर उन बिजनेसमैन को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग छोटे बिजनेस कर रहे हैं और एक माइंडसेट लेके बैठे हैं कि मुझे तो सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सूरत में कहा जाता है कि एक लोग डिग्री लेके घूमते हैं, MBA मने बधु आवड़े छे, मुझे सब आता है, ये डिग्री लेके घूमते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, दुनिया में मुझे सब आता है ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। और जहां तक इस तरह की अगर सोच रखोगे तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता होता है। वो सुबह उठते हैं, दिन में दुकान पे चले जाते हैं, रात में वापस आके सो जाते हैं। उनका पूरे वीक ऐसे चलता है। संडे अगर छुट्टी भी होती है तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर उन्हें कोई सामाजिक जानकारी पूछ ली जाए या उनको बोलो कि समाज में आपने क्या योगदान दिया, देश के लिए क्या योगदान दिया, तो उनका योगदान कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विजन उनके पास नहीं है। राइट। तो जब तक वो विजन नहीं आएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट। मतलब अभी भी वो लोग अपने लिए या अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए ही काम कर रहे हैं, बस उससे ज्यादा उनका विजन नहीं होता है। और वो उनकी मजबूरी है, वो करना है। राइट। और यही चीज उनको आगे बढ़ने भी नहीं दे रही है। ग्रेट सर, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें सर, आज भारत में एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास, जो आज भी मकान नहीं खरीद पा रहा है। राइट। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जो लोग बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो सर कब ये चीज़ पॉसिबल होगा कि उन मध्यम वर्गीय लोगों को भी मकान नसीब हो? देखिए, बिल्डिंग जो भी बनती है बिकती तो है। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि कोई बना करके खाली रखते हैं, नहीं तो
तो चलेगा ही नहीं। तो बिल्डिंग बनाना कोई दिक्कत नहीं है, और मध्यम वर्ग हो या लोअर क्लास हो, बनाने में किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कतें जो है उनके खर्चे, उनकी कॉस्टिंग की है। अच्छा। और दुर्भाग्य से अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो 70% से ऊपर टैक्स लगता है। अगर 100 रुपये में आप फ्लैट खरीदते हो तो 70 रुपया उसे गवर्नमेंट के टैक्सेज में चले जाएंगे। तो सरकार को जब तक उनके लिए स्पेशल छूट नहीं देंगे, उस नीतियों पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी मेहनत कर रही है कि मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को मकान मिले। अभी कुछ सोच रहे हैं इस बारे में। राइट। आने वाले कुछ सालों बाद शायद ये समस्या सोल्व हो जाएगी। क्योंकि सर मैं कुछ टाइम पहले मैं एक ऐसे डेवलपर के साथ बात कर रहा था, मैंने बोला ये मिडिल क्लास जो वर्ग है इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वो जिस रेट में अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आज उनको कोई बना के देने वाला नहीं है। क्योंकि आज मानिए आज मैं 2 BHK का घर लेने जाऊँ अगर सूरत जैसे शहर के अंदर, तो मैं 50 लाख 60 लाख 80 लाख के ऊपर ही बात होगी, उसके नीचे बात नहीं होगी। हम आउटर साइड जाते हैं तो भी 40-50 तो मिनिमम हो ही जाएगा। अब एक मिडिल क्लास के लिए 40-50 लाख या 1 करोड़ के घर का सपना वो बहुत जल्दी पूरा होने की संभावना। दो चीजें हैं, या तो मध्यम वर्ग अपना कमाने का जरिया बढ़ा ले तो वो खरीद पाएंगे, या सरकार कुछ ऐसा सोचे कि ये भी कॉस्टिंग नीचे कैसे है, तो जमीन है, उसके बाद सीमेंट है, रेती है, सरिया है, या जितनी भी चीज उसमें लगती है उनके रेट कैसे डाउन हो। तो दो में से जिस दिन या तो हम अपनी इनकम बढ़ाए या तो सरकार अपनी टैक्स घटाए। जब देश आजाद हुआ था ना तो $1 इक्वल $1 था। राइट। और आज लगभग $1 के इक्वल $100 आ गया। 100 रुपये हो गया। यानी हमारा इन्फ्लेक्शन रेट इतना हैवी है कि हम जो कमा रहे हैं ना, अगर हम उसके उस हिसाब से नहीं कमाएंगे ना तो आने वाले दिनों में हम गरीब ही होते जाएंगे। राइट। सर आप और भी बिजनेस के अंदर आप हैं जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के, तो उनके अलावा और कौन कौन के बिजनेस में हैं आप? हमारा एंटरटेनमेंट का बिजनेस है जी। सिनेमा चलाते हैं, गेम जोन चलाते हैं। उसके अलावा हम IT डेवलपर भी है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट करते हैं। और दोनों ही बिजनेस हमारे बहुत अच्छे हैं। मीडिया में भी है। मीडिया में भी है। राष्ट्रीय समाचार हमारा चैनल है। राइट। ग्रेट। तो सर इतना सारा जो डेवलपमेंट है, इतनी सारी चीज़ें, मल्टीपल बिजनेसेस है, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? मेरे 2 लड़के हैं, एक CA है, एक MBA, और दोनों फुल टाइम मेरे साथ काम करते हैं, और दोनों बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हैं, फुल मेहनत करते हैं। और फिर जब मैनेजमेंट आप करना चाहो तो फिर हो ही जाता है। तो सर इनको मैनेज करने के लिए टीम भी आपको एक बहुत बड़ी चाहिए होगी। बड़ी टीम है, और हम हमारी टीम को हमारा एम्प्लॉय नहीं गिनते, हम उन्हें हमारा साथी गिनते हैं, परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। तो वो सब लोग भी हमारे प्रति बहुत वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, और बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा बिजनेस संभाल पाते हैं। सर आज के बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि सर पहले चीज़ तो एक अच्छी टीम नहीं मिलती, दूसरी चीज़ कि कभी लोग मिल भी जाते हैं तो वो लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। टीम मिलती नहीं है, टीम बनानी पड़ती है। और टिकते जो लोग ये बोलते हैं कि टिकते नहीं है, तो उनको टिकाते भी नहीं है। कुछ ऐसा उनके लिए करना पड़ता है, उनको अपना अपन फील होगा तो कोई नहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन हम प्योर प्रोफेशनल तरीके से उनसे बात करेंगे। प्रोफेशनल्स में भी क्या, अगर तकलीफ आराम आई, आप उनके साथ खड़े रहो तो वो कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जाएंगे। राइट। तो सर आप क्या करते हैं अपनी टीम को टिका के रखने के लिए? हम उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, घुमाने भी लेके जाते हैं, सैटरडे को कई बार फंक्शन करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं। तकलीफ आती है किसी को तो उनके साथ खड़े रहते हैं, कुछ भी दिक्कत आए तो हम उनकी उस वक्त पूरी मदद करते हैं। ग्रेट। सर आपने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं जो आपके बिजनेस के अंदर हैं, तो उन बच्चों को आपने क्या ऐसा सिखाया, कौन सा गुरु मंत्र दिया कि जो आपके बिजनेस के अंदर आके, क्योंकि सर आज बहुत जगह पर हमें ये क्वेश्चन मिलता है कि सर मेरे बच्चे हैं लेकिन मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहते हैं कि हम अपना खुद का करें, आपके बिजनेस में नहीं है, तो आपने ऐसा अपने बच्चों को क्या सिखाया सर? देखिए, एक तो पारिवारिक संस्कार होते हैं, तो परिवार में संस्कार अच्छे होते हैं तो बच्चे थोड़े उस हिसाब से आज्ञाकारी रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम बच्चों को पूरी छूट दे के रखते हैं, बिजनेस में भी उनको डिसीजन लेने देते हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं उनको करने देते हैं, और उनको थोड़ी स्वतंत्रता रखते हैं, तो फिर उनको कोई दिक्कत आती नहीं। सर कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता आप तीनों लोगों के बीच में? नहीं, कभी नहीं।
कि फाइनल डिसीजन मेरा ही होता है। चलिए ग्रेट, बढ़िया 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 सर। एक और क्वेश्चन जो टीम को लेके था सर, कि जब आप कोई टीम हायर करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो उस बंदे में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं हायर करने से पहले? देखिए ऐसे तो जो हायर करने का काम एचआर करता है जी, लेकिन मेन तो ये देखते हैं कि एक तो वो कितने समय काम कर पाएगा। जैसे जो बंदा बहुत अलग अलग कंपनियां चेंज करता है, ऐसे लोग हम नहीं लेना चाहते। फिर उसमें ऐसी कैपेसिटी उसकी एज वो हमारे साथ काम कर पाएगा, तो जिस फील्ड के लिए हम उसको चुने वो क्या काम कर पाएगा, वो सारी चीज़ें होती है जो डिस्कशन की जाती है उससे। राइट। मतलब मेन चीज़ यही है कि हम उस बंदे को चेक करें कि भाई वो हमारे हिसाब से सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और पिछली जगह जहाँ जॉब किया था वहाँ पे कितने समय रहता है वो, तो उससे उसकी आइडिया आ जाती है कि बहुत जो बदलने वाला होता है तो वो नहीं टिकेगा। राइट, ग्रेट, बढ़िया सर। जब आपने बिजनेस शुरू किया इस रूमटा डेवलपर्स की, उस टाइम पे सर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आना तो पहले से बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, रोकते होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, सोशल प्रेशर होगा। तो सर ये सारी चीज़ें आपने कैसे फेस की और कैसे आपने इसे? लाइफ का एक हिस्सा है, आप उसको मुश्किल मानो ही मत, आप उसके सामने खड़े हो जाओ, कोई चैलेंज आपके सामने नहीं ठहरेगा। मैंने आपको बताया मैंने 3-4 बिजनेस किए। स्टॉक मार्केट तो एक ऐसा था कि एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में आपको निर्णय लेना होता था, तभी लेते थे डिसीजन और तभी कमा लेते थे। प्रॉपर्टी में तो फिर भी हमें टाइम मिलता है संभालने के, और किसी से कभी डरने का नेचर रहा नहीं है, डरते किसी से है नहीं। और चैलेंज कोई भी आए हम स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत सारे चैलेंज आए। चैलेंज तो ऐसे आए हैं जो शायद ही किसी डेवलपर को आए हो, वही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन हमने सब, मुझे कभी वो लगा ही नहीं। ऐसा ईश्वर की एक कृपा रही, सृष्टि का हमारे ऊपर एक ऐसा हाथ है कि कभी कोई भी चैलेंज आए अपने आप पूरा हो जाता है। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया सर। अगर मानिए आज से 20 साल पुराना अनिल अग्रवाल या अनिल रूमटा जी अगर फिर से अगर अपनी लाइफ में हो जाएं, तो कौन सी चीज़ सुधारना चाहेंगे या कौन सी चीज़ बदलना चाहेंगे? व्यापार में, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिग्रेटमेंट जो आपको लगता है अगर ये चीज़ मुझे पहले मिली होती? नहीं, मैंने मेरी जिंदगी में जो चाहा है वो मिला है। हाँ, ये है कि अगर वापस मुझे स्टार्ट करनी पड़े जिंदगी आज, तो शायद समाज सेवा को प्रेफर करूँगा, क्योंकि बिजनेस बहुत कर लिया, अभी वो फील्ड बाकी है। सर समाज सेवा से याद आया कि रिसेंटली अभी आप एक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जरा उसके बारे में बताइए, क्या है वो? श्याम, यहाँ पे वीआईपी रोड पे जो श्याम मंदिर है जी, जब ये बना था तो एक मंदिर बना था, लेकिन आज वो सूरत का धाम बन गया है। जी, सूरत में उसकी एक पहचान है। अपने जितने बाहर से लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, या जितने भी लोग आते हैं, सब मंदिर जरूर आना चाहते हैं। प्रतिदिन यहाँ 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, और शनिवार और रविवार 1 लाख पर डे लोग वहाँ पे आते हैं, और महीने में 2 बार 11 आती है, तो उस दिन तो 3-3 लाख लोग आते हैं। तो ये बड़ा आस्था का केंद्र है। तो कुछ समाज के सृष्टियों ने और कुछ समाज के विशिष्ट जनों ने कहा कि आप इसमें सेवा के लिए अपना समय निकालिए। तो मैंने उनको मना किया था कि मेरा बिजनेस के हिसाब से मेरे पास समय नहीं बचता है। तो उन्होंने कहा था कि अच्छे लोग आएंगे नहीं, और इतना बड़ा ये मंदिर बनता जाएगा, गलत हाथों में अगर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत उन्होंने समझाया, तो मैंने हाँ बोला कि चलो ठीक है। और जहाँ तक सेवा का बात है, मैं विश्व हिंदू परिषद सूरत महानगर का भी जवाबदारी मेरे पास है, अध्यक्ष के रूप में देखता हूँ। बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ, सभी संस्थाओं में मैं ट्रस्टी हूँ। सेवा के काम तो करते रहते हैं, लेकिन ये सभी लोगों का अनुरोध था कि आप श्याम मंदिर में भी आप मंदिर की व्यवस्था संभालने में योगदान चाहिए आपका, इसके अनुरोध उसमें शामिल हो। सर रिसेंटली अभी उसमें चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपने विजय भी हासिल किया। चुनाव नहीं चाहते थे कि मंदिर में चुनाव हो, लेकिन जब सब लोगों ने मिलकर के फाइनल किया, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिनको शायद कुछ और उद्देश्य रहा होगा, हमने उन लोगों से बातचीत भी की थी, लेकिन उनका उद्देश्य शायद कुछ और रहा हो, बोले चुनाव लड़ना ही है तो ठीक है, चुनाव जब होना है तो फिर होना है।
और ऐसे समय में हम हर किसी के सामने अगर हारते हैं या झुक जाते हैं तो वो मंदिर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो फिर चुनाव को एक्सेप्ट किया और आपको पता ही है उसका रिजल्ट क्या आया। लगभग 85% वोट हमको मिले और 15% वोट उन लोगों को मिले। तो भारी विजय आप कह सकते हो उसको, लेकिन वो सभी लोगों का, समाज के लोगों का भरोसा था, विश्वास था और उनको पता था कि मंदिर को किस दिशा में ले जाना है। उस हिसाब से वो चुनाव जीतने में तो दिक्कत नहीं आई। तो सर क्या आगे का जो मंदिर है उसको आगे लेके क्या प्लानिंग है? ये मंदिर में भी एक कॉरिडोर का निर्माण होगा जी, जमीन ले चुके हैं तो वो बनाना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी दर्शनों में अभी काफी सारे सुधार किया है, दर्शन किस तरह से हो, लेकिन और उसमें सुधार की जरूरत है ताकि लोगों को सुगमता से दर्शन हो पाए, क्योंकि 11 के दिन तो बहुत लोग दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था की बहुत दिक्कतें हैं, ट्रैफिक बहुत हो जाता है। तो जितनी सारी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सारी संभालनी है उसमें। राइट, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। ग्रेट सर, कभी आपके जो रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल आपके जो बिल्डिंग्स बनते हैं, कभी कोई ऐसा कंप्लेन या कभी कोई ऐसी चीज़ आपको है जो अनयूजुअल लगी, जिसको ध्यान में रख के आपने अपने डिसीजन पे या अपने चीज़ों के ऊपर फिर से काम किया? जैसे कि मानिए किसी ने ऐसा कंप्लेन किया जिसके ऊपर हमारा कभी नज़र नहीं गया। नॉर्मली हम लोग क्वालिटी तो बहुत अच्छी बनाते हैं, तो उसमें तो कभी कोई कंप्लेन आई नहीं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जब सोसाइटी बनती है तो 2-5 लोग उसमें ऐसे होते हैं जो कुछ ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से सोसाइटी को परेशान करना है, किस तरह से बिल्डर को परेशान करना है। लेकिन वो स्वाभाविक है, जहाँ हम रहते थे पहले भी, जहाँ हम रहते थे वहाँ भी ऐसे सब चलता रहता था। तो वो एक चैलेंज है और वो स्वीकार करना पड़ेगा। अब श्याम मंदिर में आए तो वहाँ भी वो 2-4 असामाजिकता तो होते हैं। अब जहाँ भी, जिस भी संगठन में जाओ, जिस बिल्डिंग में जाओ, जिस सोसाइटी में जाओ, 2-5 लोग ऐसे होते हैं जो परेशान करने में उनको मजा आता है। वो झेलना ही पड़ेगा उसको, उपाय बिजनेस का पार्ट हो गया, वो पार्ट, लाइफ का पार्ट है। राइट, ग्रेट सर। अभी आपका रूटीन क्या होता है सुबह से शाम तक का? सुबह 6:30 बजे उठना, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं वॉकिंग, बैडमिंटन खेलता हूँ। उसके बाद घर आके पेपर वगैरह पढ़ लेता हूँ। उसके बाद नहाने के बाद में पूजा और फिर नाश्ता और फिर ऑफिस। दोपहर का खाना ऑफिस पे और शाम को रात में वापस घर जाके खाना। और जहाँ सामाजिक जगह पे बहुत सारा जाना रहता है तो वहाँ रोज करीब 15 दिन, महीने में कहीं जाना ही होता है। कहीं ना कहीं 15 दिन निकल जाते हैं। राइट सर, एक घर परिवार को, क्योंकि जब बिजनेस करते हैं और खास करके फैमिली बिजनेस जब होता है तो वहाँ पर घर में समय बहुत कम दे पाते हैं, तो पूरे घर परिवार को समेट के चलने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? देखो, मैं तो समय देता हूँ। रविवार को शाम को कोशिश करता हूँ कि घर पे ज्यादा रहें। साल में 3 या 4 बार घूमने भी जाते हैं फैमिली के साथ में। और सुबह ऐसे भी हम सबके साथ बैठते हैं। हम लोग, हमारी फैमिली में सब लोग बैठ के साथ में खाना पीना वो सब करते रहते हैं सर। लेकिन अगर फैमिली के साथ आप नहीं बैठ पाते तो निश्चित तौर से फैमिली में प्रेम कम हो जाता है। राइट सर, क्या आज भी गांव की याद आती है? बहुत। जाते हैं गाँव जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। गाँव से मेरा प्रेम भी है। जब भी वहाँ गाँव वालों को कोई भी जरूरत होती है मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे गाँव में भी पानी की समस्या थी। तो पीछे हमने कार्यक्रम भी रखा था जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय श्री CR पाटिल साहब भी गए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री विजयलाल जी भी वहाँ गए थे। तो बड़ा कार्यक्रम था, 30-35 हजार लोग थे उसमें। उन्होंने पानी के लिए जो वहाँ व्यवस्थाएं थी उसकी घोषणा भी की थी। तो गांव का ही प्रेम था कि मैं उनको सबको लेके गया वहाँ तक। इसके अलावा भी गांव में जितनी समस्या होती है, वहाँ तो छोटी छोटी लड़ाई भी होती है तो फोन कर लेते हैं। चलिए, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक हमारा सेक्शन होता है रैपिड फायर का, जिसमें एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे आप बताइएगा कि आप 2 में से क्या सिलेक्ट करेंगे, पैसा या प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा। क्यों? प्रतिष्ठा है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रतिष्ठा से पैसे का क्या करेंगे जब प्रतिष्ठा नहीं हो तो? बढ़िया। ग्रोथ या स्थिरता? ग्रोथ। क्यों? स्थिर जीवन
मैंने आपको बताया था कि जो आदमी संतुष्ट होता है वो स्थिर हो जाता है, और जब आपका महत्वाकांक्षी होते हो तो आप ग्रोथ करते हो। ग्रेट। रिस्क या सुरक्षा? रिस्क। क्यों? रिस्क के बिना आदमी ग्रोथ नहीं कर सकता। जितनी बड़ी आप जिंदगी में रिस्क उठाओगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ग्रेट, बढ़िया। लोग या सिस्टम? सिस्टम। क्यों? सिस्टम से ही अनुशासन में पढ़ाया जाता था, बचपन में स्कूलों में अनुशासन सिखाया जाता था, उसके बिना आपकी उन्नति संभव नहीं है। सिस्टम से आप चलोगे लोग तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ग्रेट, बढ़िया। सर क्या आने वाले समय के अंदर अनिल रुंगटा जी नॉर्मल चुनाव के अंदर भी खड़े हो सकते हैं? नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा? राजनीति में मुझे कभी नहीं जाना है। और उसकी वजह से? श्याम मंदिर में भी मुझे चुनाव नहीं लड़ने थे, ठीक है, कुछ मजबूरी ऐसी आई कि लड़ना पड़ा, वो परिस्थितियां बन गई, बाकी मुझे चुनाव नहीं लड़ना होता है, और राजनीति में भी मुझे नहीं जाना होता है। ग्रेट। सर अगर आप अपनी पूरी यात्रा को, अभी तक की जीवन की यात्रा को अगर आप कुछ शब्दों में बयां करना चाहें तो? संघर्ष और सफलता। संघर्ष से जीवन जिया है और सफलता हमेशा हासिल की है। तो एक इंसान को सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जिंदगी संघर्ष का ही नाम है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर फाइनली हम अपने पॉडकास्ट के एंड सेशन पे आ गए हैं कि हमारा जो चैनल है वो देखने वाले छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो किसी गांव में, किसी कस्बे में देखकर हमारी वीडियोस से कुछ इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। सर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो अपने बिजनेस को भी एक ब्रांड बना सके, बड़ा कर सके और अपने लाइफ में भी वो सफलता हासिल कर सके? उनके लिए आपका एक मैसेज क्या है? देखो, बिजनेस और लाइफ दोनों इक्वली चीज है। मेरा उनके लिए यही संदेश है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है या बिजनेस में सक्सेस होना है, ईमानदारी जरूर रखिए, और जो आपका लक्ष्य हो उसके लिए आप मेहनत जरूर कीजिए। सिर्फ बातों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 1 साल में यहाँ जाना है, 10 साल में यहाँ जाना है, और उसके लिए मुझे प्रतिदिन ये काम करना है। इस तरह का जब आप टारगेट बना के चलोगे और हर दिन उसको पढ़िए, तो निश्चित तौर से आपका टारगेट भी पूरा होगा और आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। सर आपका आने वाले 5 साल का टारगेट क्या है? हम तो अभी तबलीगी में जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और हमारा ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी कि अगर वो भी भविष्य में अगर ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल। विशाल जी, आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और निश्चित तौर से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें से अगर उनको कुछ अच्छा लगे तो अपने जीवन में उसको जरूर अपनाएं, ऐसी मेरी शुभेच्छा। और आपको, आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सो ये थे अनिल रुंगटा सर जी, जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा को और जीवन के सफल जो उनके विचार थे उनको आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा। मैं वो कमेंट सर के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आप अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में और बेहतर बनेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और सुपर गेस्ट के साथ। थैंक यू। राष्ट्रीय चैनल को भी आप जरूर देखिए, राष्ट्रीय समाचार। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर।